हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनन भारद्वाज। लर्निंग विद मनन में आपका स्वागत है। हम पाठ पढ़ रहे थे ततारा वामीरो की कथा। ये उसका दूसरा भाग है। तो हमने ये देखा था कि जो ततारा वामीरो मतलब वामीरो ने अपना नाम उसको बताया वामीरो, और वो वहाँ से भाग गई। कहाँ से? जहाँ ततारा और ये वामीरो वहाँ पे मिले थे, जहाँ पे वामीरो अपना गाना गा रही थी। उसके आगे की कहानी अब देखते हैं। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी, क्योंकि जैसे ततारा ने एक जगह कहा ना, अभी लास्ट में कहा था हमने, जब पिछले भाग में पढ़ा कि ततारा ने भी कहा कि मैं पहली बार इस तरह से डिस्ट्रैक्ट विचलित हो रहा हूं। तो इधर वामीरो की भी साथ इसी प्रकार की कुछ समस्याएं बनी। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी, कुछ एक अजीब सा उसको होने लगा। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। एक झूठी छटपटाहट का तात्पर्य यहां पे ये है कि वह ततारा से बात करना चाहती थी, वहीं रहना चाहती थी, लेकिन एक छोटी झटपटा रहे मैं बेवजह वहां से आई इस तरह से। लेकिन वो इस बात को अपने मुंह से नहीं कह सकती। एक झल्लाहट, एक इरिटेशन में उसने दरवाजे को बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। हम करते हैं ना डाइवर्जन, इसको बोलते हैं। ये डाइवर्जन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे जीवन में, कुछ भी सही गलत कोई करते समय। तो बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर आता था। बार बार उसे वो ततारा दिखाई देता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुनी है। वह ततारा के बारे में जानती है, सुना है, उसने सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। तो ये बात उसको थोड़ा सा एक अट्रैक्शन उसको भी था कहीं ना कहीं, क्योंकि जब अट्रैक्शन होता है, जब हम ये सब सोचते हैं, तभी सोचते हैं जब हमारे मन में कहीं कोई चीज़ स्थिर बैठ जाती है। उसका व्यक्तित्व तो कदाचित वैसा ही था, पर्सनैलिटी उसकी वैसी ही थी जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रही थी। वामीरो अपने बारे में, मतलब वामीरो के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वामीरो के दिमाग में जो अपने लिए जो एक लाइफ पार्टनर के लिए एक जगह थी कि एक इस तरह से होना चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें ततारा के अंदर देखी उसको। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ ये संबंध परंपरा के विरुद्ध था। यहीं से कहानी, एक तरीके से आप इस कहानी का वो समझ सकते हैं कि परंपरा थी। ये परंपराएं जो होती हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल्स होते हैं, ये हमारे समाज के द्वारा बनाए हुए होते हैं और कहीं ना कहीं हमें ये फॉलो करने पड़ जाते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये परंपराएं, कुछ परंपराएं, मैं सभी परंपराओं के बारे में तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ परंपराएं व्यक्तियों के लिए, मनुष्यों के लिए बहुत गलत, एक अलग ही इंपैक्ट डालते हैं, जो कि यहां पे हो रहा है। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ ये संबंध परंपरा के विरुद्ध था। वहां पे एक दूसरे गांव में इस तरह से शादी विवाह नहीं होता था, तो ये बात तो सोचनी ही नहीं चाहिए उसके हिसाब से। अतएव उसने भूल जाना ही श्रेयस्कर समझा। श्रेयस्कर माने बेस्ट है भैया, भूल जाओ। किंतु ये असंभव जान पड़ा, और उसको ये भी है, ये इम्पॉसिबल जैसा, असंभव सा है। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। उसने कहा था ना ततारा ने कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम आओगे ना। तो वो वही सोच रही थी कि वो वहां पे कल इंतजार करेगा। निर्निमेष का मतलब है एक टक, याचक की तरह, मैंने जैसे उसके सामने खड़ा हो और उसको कह रहा हो कि कल तुम आओगे ना। इस तरह के एक इमेजिनेशन उसके अब मस्तिष्क में घूम रही थी, किसके? वामीरो के। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे। दोनों के हृदय माने वामीरो भी इधर व्यथित थी। व्यथित माने परेशान, व्याकुल, और उधर ततारा का भी यही हाल था। आपको लग रहा होगा कि मैं किसी फिल्म की स्टोरी सुना रहा हूं, ठीक है। किसी तरह आंच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। आंच रहित का मतलब बिना उत्साह के, एक ठंडा एकदम, क्या कोई काम धाम ही नहीं है, उबाऊ, कुछ करने का मन ही नहीं है। दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए, मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। शाम की प्रतीक्षा कर रहा था ततारा, और ततारा को ऐसा लग रहा था कि जैसे यही मेरा सबसे अंतिम, मतलब बस यही एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ, क्योंकि बहुत ही व्यवस्थित जीवन था उसका, बहुत साइलेंट, और एकदम हर काम को एक व्यवस्थित तरीके से करना। और वह अचंभित था, बड़ा आश्चर्य था कि ऐसा कैसे। साथ ही रोमांचित माने पुलकित, पुलकित माने खुश भी था।
दिन ढलने के काफी पहले, शाम होने से पहले, वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था उसके लिए। मतलब स्वाभाविक सी बात है भाई, अट्रैक्शन जो स्टार्ट हुआ यहां से, तो उसके लिए इंतजार करना बहुत ही मुश्किल था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, एक मतलब उसके दिमाग में बात भी आ रही थी कि पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। अगर वामिरो न आई तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था, सिर्फ सोच रहा था, इंतजार में था। बस आसपास की किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। मतलब वो एक किरण, मतलब जो सनसेट था वो भी डूब सकता था। यही वो एक उदाहरण के तौर पर दिया है कि वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता। सहसा नारियल के झुरमुटों से उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। झुरमुट क्या होता है? नारियल के इस तरह से, ये है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेखक ने किस तरह से लिखा है कि सहसा नारियल के झुरमुटों से उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। जैसे होता है ना पत्तों में से झनते हुए, मतलब पहले जैसे आपको एक इमेजिनेशन देखिए फिल्मों में होता है ना, कैमरे से तो पहले पेड़ दिखेगा, उसकी पत्तियां दिखेंगी, फिर नायिका का चेहरा दिखेगा, इस तरह से, ठीक है। कुछ साफ हुई, कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वे घबराहट में थी, वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, अपने आप को छुपा रही थी। इसका मतलब लोगों से बचते बचाते कि कोई देख ना ले, इत्यादि इत्यादि। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती, फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई, ततारा के सामने आकर रुक गई। दोनों शब्दहीन थे, साइलेंट। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था, कुछ दोनों के भीतर चल रहा था, कुछ भीतर बह रहा था। वो था प्रेम का भाव। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे, पता नहीं। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, माने शाम ढल चुकी थी, अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई, अचानक वामिरो को होश आया। होश आया इन द सेंस वो बेहोश नहीं थी, माने वो भाव में खोई हुई थी और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वही खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन, साइलेंट, स्थिर, चुपचाप। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते, सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते। ये प्रेम फूहड़ प्रेम नहीं है बच्चों, यही आपको समझना है। ये जो जिस उम्र में किशोरावस्था जो टीनेज जो होती है ना, ये यहीं से शुरुआत होता है। या समर्थन और विरोध की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां मैं बात कर रहा हूं आपके मेजरमेंट की, आपके माइंड मैपिंग की। आप अपने मस्तिष्क से किस बात को सही और गलत मानते हैं। ये भाव हैं, ये इमोशंस हैं, इनको सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। कहानी है वो सही है, सीखना है। यहाँ पे यही चीज़ आप देखिए कि कितना पवित्र और कितना साइलेंटली, कोई ऐसा नहीं है कि कोई फिल्मी और फूहड़ गाना चल रहा है, नहीं। मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहे, सिर्फ एकदम स्टैचू की तरह से एक दूसरे को सिर्फ देखते रहते हैं। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। एक समर्पण था एक दूसरे के प्रति, समर्पण माने सौंपना, अनवरत गहरा रहा था और लगातार वह समर्पण गहरा रहा था। समर्पण को ही आप प्रेम मान लीजिए। यहाँ पे लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया था। लपाती जो गांव था लड़की का, वामिरो का, उसके कुछ वहां के जो लोग थे, उन्होंने इस साइलेंट स्टोरी, लव स्टोरी को भांप लिया, देख लिया। पता चल जाता है ना भाई, एक महिला, एक लड़की बराबर एक लड़के से रोज मिल रही है या फिर कभी कभी भी मिल रही है, तो आप वैश्य समाज का तो जानते हैं, मुझे इस बारे में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। और ठीक भी है, थोड़ा सा मतलब देखना होगा कि किस दायरे में हमारा जीवन चल रहा है और हम किस अवस्था में, हमारी क्या उम्र है, ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं। भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। ये गांव का नाम है, ततारा के पासा। दोनों का संबंध संभव था ही नहीं, क्योंकि रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वहां की परंपरा ही थी कि एक ही गांव में शादी हो सकती है, अलग अलग गांव में नहीं हो सकती। जबकि भारत में काफी जगह ऐसा हुआ करता था प्राचीन समय में, और अभी भी होता है कि एक गांव में शादी नहीं हो सकती, दूसरे गांव में होना चाहिए। तो ये जो रीति परंपरा है ना, ये जो लोगों के लिए कभी कभी समस्या बनकर उभरती है। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। अब बात खुल चुकी थी, तो वामिरो और ततारा को समझाया गया कि भाई तुम लोगों का जो है ना फ्यूचर नहीं है, कोई इस तरह से मत करो और ध्यान रखो अपना।
लेकिन वो लोग अपनी बात पर अड़िग रहे। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। अफवाहें फैलती रहीं, बातें होती रहीं उनके बारे में, जो जो जिसके मुंह में जैसा आता है वैसा बोलते हैं। ये तो समाज की बहुत पुरानी प्रथा है ही। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हृष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती थी। यहाँ पे मतलब एक तरीके से मतलब ना एग्जीबिशन टाइप का, तो पशुओं का प्रदर्शन भी होता था और फिर उससे जैसे युद्ध होता था। तो तरह तरह की संस्कृतियों में तरह तरह के फेस्टिवल देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पशु पर्व देख रहे हैं। पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता होती थी। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते थे। बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता था। ठीक है, शाम में सभी लोग पासा एकत्रित होने लगे। ठीक है, गांव में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक नहीं था, क्योंकि अब ततारा विचलित हो रहा है मन से। उसकी व्याकुल आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखाई दिया। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की, मैंने कोशिश की, तो वह वामिरो ही थी, जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी, शर्मा रही थी। डर था उसको, क्योंकि भाई सारे लोग हैं, समाज के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, उसके फैमिली मेंबर्स भी हैं। उसकी आंखें तरल थीं, उसकी आंखों में अश्रु थे, आंसू थे, होठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वे फूट कर रोने लगी, क्योंकि पहले ही समझाया जा रहा है ना इन दोनों को तो कि आपको नहीं मिलना है ज़्यादा, या बिल्कुल ही नहीं मिलना है ज़्यादा। क्यों? ततारा विह्वल हुआ, ततारा भी भाव विह्वल हुआ इमोशनली। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी और ततारा किम कर्तव्य विमूढ़ था। यहाँ पे देखिए शब्द का मतलब है किम कर्तव्य विमूढ़ का, मैं लिखा नहीं, भूल गया। किम कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है दुविधा, मतलब ततारा क्या करे। किम माने क्या, कर्तव्य माने मुझे क्या करना चाहिए, विमूढ़ माने करना चाहिए या नहीं चाहिए। एक मतलब दुविधा की स्थिति में। वामिरों के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी मां वहां पहुंची, किसकी? वामिरों की, और दोनों को देखकर आग बबूला हो गई गुस्से से। सारे गांव वालों की उपस्थिति में दृश्य उसे अपमानजनक लगा, कि दोनों को, ततारा को तो खास करके। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए और वामिरों की मां क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया, बहुत कुछ कहा होगा, दूर हो जाओ मेरे बच्चे से, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, मेरे बच्चे से मिलने की आवश्यकता नहीं है ना। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। अब ये देखिए, यही गांव के लोग थे जो ततारा को सब जगह सम्मान्य दृष्टि से बुलाते थे। हमने पिछले भाग में पढ़ा था ना, समाज ऐसे ही बदल जाता है। अगर आप जरा सा भी गंभीरता से, अगर जरा सा भी आपसे इस प्रकार का कुछ कृत्य हो जाता है, ये तो देखिए ततारा कितना साफ सुथरा, वामिरों का जो प्रेम है कितना स्वच्छ और साफ है, उसके बाद भी ये हाल है। इसीलिए हमें अपने इस भाव पर बहुत ही नियंत्रित रहना होता है समाज में, एक अच्छी अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। गांव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाजें उठाने लगे। ये ततारा के लिए असहनीय था। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, ठीक है, उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा माने जो ये परंपरा थी कि शादी नहीं हो सकती, तो इस पर इसे गुस्सा था ही। वहीं अपनी असहायता पर भी खींच थी। असहायता मतलब हेल्पलेस फील कर रहा था अपने आप को, कि वैसे मैं इतना शक्तिशाली हूँ, लोगों की सहायता करता हूँ, लेकिन आज मैं खुद अपनी सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस असहायता, इस हेल्पलेस से उसे गुस्सा था। वामिरों का दुख उसे और गहरा कर रहा था, मतलब उसके दुख को। उसे मालूम नहीं था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा गिरा, जहां पे तलवार जो होता है ना, ऐसा जहां से पकड़ते हैं तलवार को। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया। उसने इसको सोचे क्या करूं मैं, उस गुस्से को निकालने के लिए उसने तलवार को निकाला और जमीन में घोंप दिया।
और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा, सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खिंच गई थी वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती के दो टुकड़े होने लगे हो, माने धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। यह है क्रोध ततारा का। एक गड़गड़ाहट सी गुजरने लगी, गूंजने लगी और लकीर सीध में धरती फटती ही जा रही थी, क्योंकि ततारा की तलवार चमत्कारिक थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी भयाकुल होते, सभी डर में व्याकुल माने परेशान हो सके। भयाकुल दो शब्दों से जुड़कर बना है, भय और आकुल। आकुल माने परेशान, व्याकुल। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं की थी। वे सिहर उठे, सहम गए। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा ततारा ततारा। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। जैसे उसने जैसे मान लीजिए यही एक मैंने इमेज लगा दिया है, एक काल्पनिक इमेज कि एक तरफ ततारा एक तरफ वामीरो। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, इस तरह से मतलब धरती को काटता फाड़ता हुआ दूसरे छोर पर पहुंचा। द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा और दूसरी तरफ वामीरो। ततारा को जैसे ही होश आया उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा है। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली हो गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामीरो वामीरो वामीरो। उधर वामीरो भी ततारा 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 पुकार रही थी। ततारा बेचारा लहूलुहान हो चुका था। वह अचेत होने लगा। कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था। अंतिम भूखंड माने जो धरती का टुकड़ा बचा था उस पर पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा हुआ था। ततारा बहता हुआ कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इधर वामीरो भी पागल उठी। वामीरो भी इस कष्ट को सहन नहीं कर पा रही थी, इस अलगाव को, इस अलग को। हमने कबीर में पढ़ा था ना, विरह भुवंगम तनव से, है ना, पढ़ा था, विरह भुवंगम तनव से मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो गोरा होए। यहाँ पे देखिए, समझ सकते हैं आप विरह भुवंगम को। ये जो वामीरो है ना, वामीरो से उसका एक अच्छा प्रेमी, जो कि एक तरीके से उससे कोई उसका रिलेशन नहीं हो पाया था, उसे अपना जीवन साथी नहीं बना पाई थी, वो उससे पहले ही अलग हो गया। तो जैसे उसके हृदय में कितना कष्ट होगा, ऐसे सर्प लौट रहे हो। यही था ना विरह भुवंगम तन्व से। ऐसा जब अलगाव जब हो जाता है तब ऐसा लगता है कि सर्प ने डस लिया हो या सांप ही हमारे ऊपर लौट रहे हो। लौट रहे मतलब एक तरीके से कष्ट के लिए परेशान कर रहे हो। तो वह हर समय ततारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह की विलग हो गई, माने अलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग नहीं मिला। आज न ततारा है न वामीरो, किंतु उनकी ये प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारी गलत लिख दिया है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, और जो कार निकोबार से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। यही बात मैंने शुरुआत में कही थी कि ऐसा माना गया है, ठीक है। अब भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब तूफान, आंधी, प्रलय इस तरह से होते हैं, जब पूरी पृथ्वी का संरक्षण हो रहा था, तभी से ये चीज़ें अलग हैं, ठीक है। आप तो जानते हैं ज्योग्राफी में कि हिमालय भी बना है, सब कुछ इस तरह से ये निर्माण हुआ है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। माने इस घटना के बाद संबंध होने लगे लोगों के, कि भाई इस परंपरा को उन्होंने हटा दिया, त्याग दिया। उन्होंने देखा कि कितने कष्ट में बेचारे दोनों परेशान रहे। ततारा तो मर ही गया या फिर कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। माने लोगों ने एक तरीके से सबक सीखा। ये देखिए, अब ये जो परंपरा को उन्होंने छोड़ दिया, इसी को बोलते हैं ना प्रगतिशील। हमें आगे जिस परंपरा से अगर हमारे धर्म की आस्था का कोई नुकसान नहीं हो रहा है या किसी व्यक्ति की हानि नहीं हो रही है, तो उस परंपरा को छोड़ देने में कोई नुकसान नहीं है। अगर उसको नुकसान हो रहा है तो उस परंपरा को छोड़ देना ही चाहिए। तो ततारा वामीरो की त्याग में मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी।
और ये कहानी इस तरह से यहाँ पे ख़त्म होती है, लेकिन मैं इसको हैप्पी एंडिंग नहीं कहूँगा, जो भी है। लेकिन वास्तविकता में हम इस कहानी से इस तरह से चीज़ें समझ सकते हैं, किस तरह से मतलब उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, समाज का एक दायरा, समाज को ये समझ लेना चाहिए कि कुछ ऐसी कुरीतियाँ समाज में हैं, ऐसी जो परंपराएं हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं, हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। और यहाँ पे आपको भाव देखने को मिले, अलग अलग तरह के इमोशंस देखने को मिले, और ये भी समझने को मिला कि हम किस प्रकार से किस परिस्थिति में अपने आप को संयमित कर सकते हैं। ठीक है, सुनने के लिए धन्यवाद। कुछ भी अगर है आप मुझे बता सकते हैं, नकारात्मक, सकारात्मक, कुछ भी।